हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देते हैं तो उस पर कितना वैल्यू का फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ अगर जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्लियर है। सपोज कीजिए कि ऑलरेडी कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी सिस्टम में। मान लेते हैं कि ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्लियर है। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कीजिए हम एक अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं, क्लियर है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब रख देंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। इस पर टोटल दो फोर्स लगेगा, एक इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा। कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इस पर क्यू ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इस नेगेटिव चार्ज, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा सेम वैल्यू क्यू ई। क्यू ई वैल्यू का फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। तो इसीलिए नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट में लिखना है ईडी, इलेक्ट्रिक डाइपोल ईडी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को ईडी लिख रहे हैं शॉर्ट में, क्लियर है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। क्यू ई इस फोर्स को, तो इस फोर्स को आप लिख सकते हैं क्यू ई आई प्लस, और इस फोर्स को आप लिखेंगे, चलिए ऐसा ठीक है, दिस इज क्यू ई, इस फोर्स को लिखेंगे क्यू ई माइनस आई कैप, दिस इज क्यू ई आई माइनस क्यू ई आई, दिस इज जीरो। वेरी क्लियर, वेरी इजी। मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी ओरिएंटेशन में रखिए, इस तरह से वर्टिकली रखिए, हॉरिजॉन्टली रखिए, आप समझ सकते हैं इस पर टोटल हमेशा दो फोर्स लगेगा, क्यू ई और दूसरा भी वैल्यू क्यू ई लगेगा, सेम वैल्यू का फोर्स लगेगा। और हमेशा दोनों किसी भी ओरिएंटेशन में रखिएगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, करके देख सकते हैं। ओवरऑल इस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्लियर स्टूडेंट। चलिए दूसरा हम लोग केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब सपोज कीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो सके कि अलग अलग जगह अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड सब जगह चेंज हो, डायरेक्शन हो सकता है कांस्टेंट हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन सब जगह वैरी कर रहा हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम एक सिंपल सा केस मान लेते हैं जहां पर मान लेते हैं कि चलिए मान लिया डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तब इस केस में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो इस पे क्या फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं। मान लिया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लगे इस तरह से, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज ये इसका हो गया डाइपोल का। अब आप समझ सकते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 है तो इस केस में इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में क्यू E1, और अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान ले E2 था तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE2, क्लियर है। तो इस केस में नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ सकते हैं कितना होगा, QE, इसको जब ऐड करेंगे अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे दिस इज QE1I प्लस इस वेक्टर को लिखेंगे दिस इज QE2 माइनस I, मीन्स दिस इज QE1I माइनस QE2I, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं QE1 माइनस E2I, क्लियर है। मतलब एक बात क्लियर है कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू का फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू का फोर्स लगेगा, क्लियर है। यहाँ पर एक बात, अब नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा हो सकता है, बहुत ही स्पेशल केस है, ऐसा हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें भी कोई स्टूडेंट कह सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म में सब जगह वैल्यू चेंज हो, लेकिन हो सकता है कि इस और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो। तो हम एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उस केस में कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, हमेशा उसका वैल्यू होगा। क्लियर है? तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो रिजल्ट थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या हो गया? पहला, when an electric dipole is placed in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, देन नो फोर्स, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, नो फोर्स, या ऐसे लिखिए, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट becomes zero, while जबकि if it is placed in non-uniform electric field, then a certain value of force always acts on it। अब ये सर्टेन वैल्यू का जो फोर्स इस पे लगेगा आप समझ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इस दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। मतलब ये इलेक्ट्रिक नेट जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ये डिपेंड करेगा कि E1 और E2 में से किसका वैल्यू ज़्यादा है या कम है। समझ सकते हैं? चलिए ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट हम लोग केस देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं टॉर्क। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा, आप इसको लिखेंगे, एडिट यहीं पे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा। चलिए ठीक है, ओके, ये तो नेट फोर्स था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इस पर अब दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हालांकि कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, और साथ ही साथ दोनों फोर्स जो है दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस पर टॉर्क लगेगा, इसमें रोटेटरी मोशन जो है इसका डेवलप होगा तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा। वन थिंग स्टूडेंट याद कीजिए, क्लास 11th में रोटेशनल डायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पर सेम वैल्यू का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, कपल का कंसेप्ट आता है। जैसे आप किसी ढक्कन को खोलते हैं तो सेम वैल्यू का फोर्स आप लगाते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, एक साथ ढक्कन पे लगाते हैं, सेम वैल्यू का फोर्स एक इधर लगाते हैं एक इधर लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज कपल। तो इस केस में कितना इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, दोनों सेम वैल्यू का फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों। तो यहां पर आप समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो QE है, QE, चलिए ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ये मान लेते हैं, सपोज कीजिए इसका ये डाइपोल का ये सेंटर है, डाइपोल का सेंटर,
और इस सेंटर से ये अगर थीटा एंगल पर इस तरह से टिल्ट किया हुआ है, एक्सियल पोजीशन ये देख रहा है, ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल, ठीक है। अगर इसका लेंथ याद कीजिए शुरू में ही हम लोग जैसे मान लिया सेंटर से ये भी एल लेंथ, इधर भी एल लेंथ माने हैं, ठीक है ना। तो ये लेंथ इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर देखिए अलग से बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये इस पूरे ट्राइंगल को दिखा रहे हैं, ये थीटा एंगल है, ये लेंथ आपका 12 है, ये पूरा लेंथ 12 है, तो ये परपेंडिकुलर, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा होगा, 12 साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, वहाँ से आप ये लेंथ आपका निकल जाएगा 12 साइन थीटा, मतलब कि दिस इज 2 into 2l साइन थीटा, क्लियर स्टूडेंट, 2l साइन थीटा। यहाँ से देखिए मतलब आपका फाइनली आ गया 2qel साइन थीटा, 2qel साइन थीटा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, q into 2l e साइन थीटा, इस तरह से लिखने से फायदा। अब ये q into 2l ये जो टर्म है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, मतलब दिस इज नाउ pe साइन थीटा, ये आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा लिख सकते हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना मैग्नीट्यूड इसका निकला, pe साइन थीटा, क्लियर है। और आप समझ सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। इस पर ये जो फोर्स लग रहा है ये भी इसको क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, ये भी इसको क्लॉकवाइज। बहुत ज़्यादा अगर आप और बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो सपोज कीजिए ये पोजीशन वेक्टर आर एफ, तो पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, फोर्स इधर हो गया फोर्स वेक्टर, तो टॉर्क का याद कीजिए दिस इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, इसी से इसका डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, तो आर क्रॉस एफ ये क्या हो गया क्लॉकवाइज इसको माना जाएगा, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो ऐसा करते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। फाइनली इस पर जो टॉर्क लगा दिस इज पी साइन थीटा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का आपका ये डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। मतलब टॉर्क को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, टॉर्क का आपका मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो दिस विल बिकम टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, चूंकि पी नेगेटिव से पॉजिटिव, पी क्रॉस ई यही आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है, ई क्रॉस पी नहीं। कैसे डिसाइड किए कि पी क्रॉस ई ही होगा, ई क्रॉस पी नहीं होगा, वही यहाँ पे हम बता रहे थे आपको। हमेशा आर क्रॉस एफ वहाँ से हम लोग बेसिक तरीके से समझ लिए कि भाई इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जो कि पी क्रॉस ई, क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन पी क्रॉस ई दे रहा है, इसका मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में दिस विल बिकम पी क्रॉस ई। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों के सामने आ रहा है, टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में आ गया, टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, क्लियर है। जहाँ पे आपको ध्यान रखना है थीटा जो एंगल है वो पी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ये आपका इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का एंगल है थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। यहाँ से आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, नॉर्मली जैसे क्वेश्चन वगैरह में पूछता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो देखिए टॉ मैक्स क्या होगा, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। मतलब टॉ मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, पीई, ठीक है, 1 थी। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का वैल्यू 1 कहने का मतलब है थीटा आपका 90 डिग्री, कहने का मतलब है कि मैक्सिमम टॉर्क इस पे कब लगेगा, जब आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होगा। वर्टिकल पोजीशन में जब होगा तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये आपका कब आ रहा है, जब थीटा 90 डिग्री है। इसको देखिए आप इस तरह से फिगर में आप समझ सकते हैं, मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह से हम रखें कि इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो या तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रखिए, यहाँ पर मान लिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं उल्टा करके -q + q। मतलब किसी भी केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है, मतलब इस केस में इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा हैविंग वैल्यू Pe। सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। और टॉर्क का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम ये वैल्यू कब होगा? जब साइन थीटा मिनिमम होगा, जिसका वैल्यू होता है 0। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0। ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा तो -1 से 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। तो मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का 0, ठीक है। मतलब कि टॉर्क मिनिमम दिस इज मिनिमम इज 0, टॉर्क मिनिमम इज 0। ये छोटा छोटा रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू टॉर्क का आपका 0 हो गया, और आप समझ सकते हैं ये 0 कब होगा? जब साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है साइन थीटा का वैल्यू। मतलब कि ये तब होगा जब थीटा जो है 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब इसके लिए फिगर आप समझ सकते हैं, आपको खुद ड्रॉ करना चाहिए। हम हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो आपको कैसे रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल को सो डैट कि P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए। ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। एक बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, जब नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्लियर है। एक बार आप इसको बिल्कुल उलट दीजिए, अब नेगेटिव चार्ज उस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन है। अब P आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो उसके इसमें 180 डिग्री, क्लियर है। फिर आप बना सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स थे जो आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए ये आपका सिचुएशन है, इस तरह से सिचुएशन है, इस तरह से। अब इस पर हमको निकालना है टॉर्क, निकालना है। ओके चलिए टॉर्क निकालना है। अब ये कपल वाला केस नहीं है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। दो इस पर फोर्स लग रहा है, दोनों का ऑब्वियस लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, चलिए ये आपका मान लीजिए ये आपका सेंटर है, डाइपोल का आपका सेंटर है, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, दिस इज एंगल इज थीटा, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, चलिए इस पर, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपका ये जो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क नेट, और इस केस में भी दोनों टॉर्क, इस फोर्स के चलते जो टॉर्क होगा उसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा, इस फोर्स के भी चलते जो टॉर्क होगा इसका भी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होगा। दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, टॉ1 प्लस टॉ2। टॉ1 देखिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या हो गया QE1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट कितना होगा एग्जैक्टली जैसा कि यहाँ पे किए थे, दिस विल बिकम L sin थीटा, दिस इज L sin थीटा प्लस टॉ2। अब इस फोर्स के चलते कितना टॉर्क किसमें लग रहा है, दिस इज फोर्स QE2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना होगा L sin थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा, ये L, सिमिलरली दिस इज आल्सो L sin थीटा। डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों टॉर्क का सेम डायरेक्शन है, सेम ओरिएंटेशन है, क्लॉकवाइज, इसमें डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। दिस इज नाउ फाइनली QE1 L sin थीटा, QE2 L sin थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा QL sin थीटा टू E1 प्लस E2, इस तरह से कर दिए। इसको हम P के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ऐसा करते हैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2QL sin थीटा, दिस इज E1 प्लस E2 बाई 2 एंड दिस इज 2QL इज व्हाट P, तो P E1 प्लस E2 बाई 2 इंटू साइन थीटा। मतलब आप समझ सकते हैं फाइनली मेरा रिजल्ट क्या है स्टूडेंट, कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के चाहे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए,
या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, टॉर्क इस पर हमेशा लगेगा, टॉर्क हमेशा इस पर लगेगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक हम लोग रफली देख लिए किस तरह से आप ड्राइव करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो मेरा रिजल्ट स्टूडेंट क्या रहा, ये सारी चीज़ को उतारने के बाद आपका रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन टॉर्क लगेगा, कितना वैल्यू का, P sin थीटा का। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। तो टॉर्क के लिए आपका रिजल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, when an electric dipole is placed in either uniform या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, टॉर्क will always act on इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमेशा टॉर्क लगेगा किसी भी केस में। क्लियर क्वेश्चन? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ।